हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल को ही कंटिन्यू रखेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो इंट्रोडक्शन है उस इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और साथ ही हमने कोशिश की थी कि एक ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना रेडिएशन एमिट करेगा तब वो ऑक्सीलेट करेगा। तो वहाँ पे हमने कुछ मैथमेटिकल टर्म पढ़ी थी। मैथमेटिकल टर्म्स क्या क्या थी हमारे पास रेडिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। वेक्टर पोटेंशियल के बारे में हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं और सेकेंड और स्केलर जो पोटेंशियल है स्केलर पोटेंशियल के बारे में ही पढ़ लिया है हमने। तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में और पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में। और इन तीनों के अंदर यूज होगा किसके, वेक्टर पोटेंशियल का जो रिजल्ट निकाला था उसका भी यूज करेंगे और स्केलर पोटेंशियल का भी यूज करेंगे। तो अगर आप आज का लेक्चर देख रहे हैं तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको जरूर देख लेना, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के बिना ये लेक्चर बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के ऊपर, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन में क्या है, आपको B की वैल्यू याद होनी चाहिए। B की वैल्यू क्या होती है, कर्ल ऑफ A। और आपको कर्ल ऑफ A की वैल्यू भी याद होनी चाहिए। आप ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्टडी करते हो। कर्ल ऑफ A की वैल्यू क्या होती है, तो कर्ल ऑफ A की वैल्यू हमने यहाँ पे ये लिख दी है 1/r साइन थीटा करली बाई करली थीटा A फाई साइन थीटा। और ये कंप्लीट की कंप्लीट जो टर्म है वो किसकी है, कर्ल ऑफ A की है। जब हमने वेक्टर पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था तो वेक्टर पोटेंशियल में हमने पढ़ा था कि हमने वहाँ पे तीन वैल्यू निकाली थी। तीन वैल्यू किसकी किसकी थी, ए थीटा, ए फाई और ए आर की वैल्यू हमने वहाँ पे निकाली थी। इन तीनों वैल्यू का हम यहाँ पे यूज करेंगे। और यहाँ पे जो ए फाई की वैल्यू हमने निकाली थी, ए फाई की वैल्यू निकाली थी हमने 0। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाली टर्म में अगर मैं 0 रखूंगा तो ये कंप्लीट की कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी। और सेकेंड ये है कि जो ए आर और ए थीटा है वो इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर, फाई कोऑर्डिनेट के ऊपर। क्योंकि जब हम ए थीटा और ए आर की वैल्यू देखेंगे तो उसमें कोई भी फाई वाली टर्म नहीं है। तो हम बोल सकते हैं जो ए आर और ए थीटा है वो फाई के ऊपर इंडिपेंडेंट है। तो ये जो फर्स्ट वाली टू टर्म है, ये वाली जो दोनों टर्म है, ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। हम ये सिर्फ ये वाली टर्म लेके चलेंगे, ठीक है। तो b इक्वल टू हमने ये जो लास्ट वाली जो टर्म रहती थी वो लास्ट वाली टर्म हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इस टर्म में क्या करेंगे, हम ए थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और ए आर की वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हम करली बाई करली आर के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और ए आर का हम डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो जो ए थीटा और ए आर की जो वैल्यू है वो हम ऑलरेडी वेक्टर पोटेंशियल के अंदर निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो ए थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, माइनस म्यू नोट बाई 4 पाई पी डॉट साइन थीटा बाई आर। और ए आर की वैल्यू निकाली थी म्यू नोट बाई 4 पाई पी डॉट कोस थीटा। तो ये दोनों की दोनों वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। ए थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और ए आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया है। ये वाली जो इक्वेशन है ये किसकी है, हमने यहाँ पे ए थीटा की वैल्यू, ये ए थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। आर यहाँ पे था तो आर को हमने एज इट इज रखा और ए थीटा की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद माइनस करली बाई करली थीटा और ये वाली जो वैल्यू है वो हमने आर ए आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये आर से आर यहाँ पे कैंसिल कर दिया। अब ये जो बाकी की जो टर्म बचती है इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके, आर के रिस्पेक्ट में। और ये वाली जो टर्म है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। जब हम इसका डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको हमने फर्स्ट पार्ट बोल दिया, ये हमने सेकंड पार्ट मान लिया। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं म्यू नोट बाई 4 पाई हमारे पास कांस्टेंट है और जो साइन थीटा है वो यहाँ पे आर का फंक्शन नहीं है। तो आर का फंक्शन ओनली है यहाँ पे पी डॉट, ठीक है। तो म्यू नोट बाई 4 पाई को एज इट इज लिखेंगे और साइन थीटा को भी यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। और पी डॉट का हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पी डॉट को हम लिख लेते हैं यहाँ पे करली बाई करली आर और पी डॉट, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पे जो डॉट है वो टाइम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम लिख सकते हैं करली बाई करली टी और पी लिख सकते हैं, या फिर डी बाई डी पी बाई डी टी भी इसको लिख सकते हैं। और इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, करली बाई करली आर के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा, हम इसको दूसरी जगह पे कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है, करली बाई करली आर पी डॉट है, ठीक है। तो हम पी डॉट को, डॉट यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है टाइम डेरिवेटिव को। तो यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया करली बाई करली आर एज इट इज डी पी बाई डी टी, इसको हमने लिख दिया। पी डॉट को लिखा हमने डी पी बाई डी टी। ये क्लासिकल मैकेनिक्स में आप बहुत ज़्यादा यूज करते हो। और अब इस इक्वेशन को हम क्या, करली टी से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और करली टी से ही हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये आ जाएगा करली बाई करली आर डी पी बाई डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली जो टर्म है इसको हम अलग से लिख लेते हैं, करली टी बाई करली आर। और ये जो बाकी की टर्म है करली बाई करली टी और ब्रैकेट में डी पी बाई डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एक बार, हाँ, इस वाली टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को लिख सकते हैं पी डॉट और उसका एक बार फिर से टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पी डबल डॉट, ठीक है। अब ये वाली जो टर्म है इसको हम यहाँ पे एज इट इज लिख लेते हैं करली टी बाई करली आर और यहाँ पे पी डबल डॉट। अब ये वाली जो टर्म है करली टी बाई करली आर, इसको हम पुट कर देते हैं 1/6
ठीक है, -1/c। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट की जाएगी तो ये आ जाएगा p डबल डॉट/c और ये माइनस में वैल्यू आ जाएगी। तो करली बाई करली आर p डॉट की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, p डबल डॉट/c पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में बाकी की सब टर्म एज इट इज रहेंगे। ये जो बाहर 1/r है, 1/r एज इट इज रहेगा और ये μ0/4 हमने एज इट इज रखा और साइन थीटा भी एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, करली बाई करली आर p डॉट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमने निकाल लिया, इसकी वैल्यू आई है p डबल डॉट/c और ये भी है माइनस के अंदर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, करली बाई करली थीटा। अब इसका कंप्लीट का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे सेकंड पार्ट का, तो μ0/4πr यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। p डॉट थीटा का फंक्शन नहीं है तो p डॉट भी यहाँ पे कांस्टेंट है। अब बचता है यहाँ पे कोस थीटा। कोस थीटा का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन थीटा और माइनस आएगा तो ये वाला जो साइन है वो हो जाएगा प्लस का। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही कर रखा है, हमने इसका डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे लिख दिया 1/r। यहाँ पे हमने जो करली बाई करली r था p डॉट, उसका डिफरेंशिएशन ये यहाँ पे लिख दिया, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट थी। ये वाली जो टर्म है उसका हमने थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है। अब ये वाली जो टर्म है इसको हमने यहाँ पे लिख लिया μ0/4π p डॉट साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर। अब ये जो r है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे एक r ऑलरेडी है, एक r से और मल्टीप्लाई करवाएंगे तो r स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, और ये वाली जो टर्म है यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे माइनस 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 प्लस हो जाएगा p/c और r के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो r और साइन थीटा यहाँ पे एज इट इज। तो ये हमने यहाँ पे निकाल लिया मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कि जब एक ऑक्सीलेटिंग डाइपोल या फिर एक डाइपोल जब ऑक्सीलेट करेगा तो कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा, तो वो इतना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो जो b की वैल्यू है वो यहाँ पे डिपेंड कर रही है साइन थीटा के ऊपर। तो नेक्स्ट पॉइंट में यही बता रखा, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वेरी विद साइन थीटा। साइन थीटा के साथ जो b की वैल्यू हो वेरी करेगी और b इज मिनिमम अलोंग एक्सिस और b मैक्सिमम होगा इक्वेटोरियल। मतलब इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर, इक्वेटोरियल मान लिया हमारे पास ये एक डाइपोल है। ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव क्यू एक तरफ माइनस क्यू, दोनों की डिस्टेंस हमने मान लिया dl। एक पॉइंट यहाँ पे लिया है, ये पॉइंट कहाँ पे है, इक्वेटोरियल पे। तो इस पॉइंट के ऊपर जो b है वो मैक्सिमम होगा और एक्सियल लाइन हमारे पास ये है, एक्सियल लाइन पे जो b है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो मिनिमम होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो जो b है वो और कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर स्क्वेयर 1/r² के ऊपर डिपेंड कर रहा है और 1/r के साथ ही भी ये वेरी करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में यही बता रखा, b कंटेन्स टू टर्म, b के अंदर दो टर्म है जिसके साथ ये वेरी करेगा 1/r² या फिर हम इसको लिख सकते हैं r माइनस स्क्वेयर। ठीक है, और या फिर हम इसको लिख सकते हैं r की पावर -1। इन दोनों टर्म के साथ ये वेरी करेगा। अब यहाँ पे अगर हम ये वाली जो टर्म है इसको हम उठा लें, फर्स्ट टर्म को उठा लें तो फर्स्ट टर्म को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो p डॉट है, p डॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास, p डॉट की वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर निकाली थी। p डॉट की वैल्यू होती है IDL। अगर मैं इस p डॉट की जगह IDL रख दूं μ0/4π IDL साइन थीटा बाई r स्क्वायर, तो ये बायट्स-वर्ट्स लॉ जो आप 12th क्लास में पढ़ के आए हो वहां से भी बिल्कुल बायट्स-वर्ट्स लॉ के जैसा हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। अब बाकी की जो टर्म्स हैं, बाकी की जो अगली टर्म्स हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और अगली जो टर्म होगी वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को ई से डिनोट किया जाता है और इसकी जो वैल्यू होती है, ये हमने जो फर्स्ट यूनिट है इसमें उसमें इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा यूज की है। की वैल्यू होती है माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई माइनस करली फाई बाई करली टी। तो यहाँ पे हमें याद होनी चाहिए ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो माइनस ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू होती है करली फाई बाई करली आर एन आर प्लस 1/r करली फाई बाई करली थीटा एन थीटा प्लस 1/r साइन थीटा करली फाई बाई करली थीटा और एन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है वो वैल्यू 0 हो जाएगी और बाकी की जो टर्म है, और एक चीज़ और, यहाँ पे ये जो करली बाई करली टी और इनटू में जो ए है यहाँ पे ए के कंपोनेंट भी रख देंगे। तीनों कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम पोलर कोऑर्डिनेट लेके चलेंगे r थीटा और फाई। ठीक है, r थीटा आएगा, यहाँ पे हमने तीनों कंपोनेंट लिख दिए, ए के भी, आर भी, थीटा भी और फाई भी। ठीक है, और बाहर जो करली बाई करली टी है वो यहाँ पे एज इट इज। अब इस ये वाली जो टर्म है इसको 0 कर देंगे क्योंकि फाई की जो टर्म है वो हमने लास्ट टाइम हमने 0 कर दी थी। तो जो फाई की जो वैल्यू है, अब ये वाली वैल्यू हमने 0 कर दी। अब इन दोनों वैल्यू के अंदर हम कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करेंगे, ए थीटा ए फाई और सॉरी ए आर ए थीटा और ए फाई की वैल्यू हमने जो फर्स्ट टॉपिक था वेक्टर पोटेंशियल के अंदर हमने निकाल लिया था। जो फाई की वैल्यू है,
फाई की वैल्यू भी हम पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं, स्केलर पोटेंशियल के अंदर हमने इस फाई की वैल्यू निकाल ली थी। अब तो जो फाई की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ए आर की जो वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पे पुट की जाएगी, ए थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट की जाएगी और ए फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट की जाएगी। ए फाई की वैल्यू 0 है तो ये कंप्लीट टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। तो फाई की वैल्यू हमने स्केलर पोटेंशियल के अंदर ये निकाली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी। यहाँ पे ये जो डॉट है ये डॉट नहीं है, यहाँ पे पी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर प्लस पी डॉट कोस थीटा बाई आर से ये वैल्यू हमने स्केलर पोटेंशियल में निकाली थी। ये वैल्यू हम यहाँ पे भी पुट करेंगे और यहाँ पे भी पुट करेंगे। उसके बाद ए आर की वैल्यू हमने ये निकाली थी, जो वेक्टर पोटेंशियल है, वेक्टर पोटेंशियल के अंदर ए आर की वैल्यू निकाली थी, ए थीटा की वैल्यू निकाली थी और ए फाई की वैल्यू निकाली थी। ये तीनों की तीनों वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, ए आर की यहाँ पे, ए थीटा की यहाँ पे, ए फाई की वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये वैल्यू पुट करके लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, ए फाई की वैल्यू पुट की पहले और ए फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट की है और फर्दर ए फाई की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा करली बाई करली आर एज इट इज पी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये जो फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, फाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे। तो दोनों जगह जब फाई की वैल्यू पुट की जाएगी तो ये वाली जो टर्म है वो कॉमन आ जाएगी। ये टर्म को हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, इस टर्म को हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, बाकी की जो बची हुई चीज़ें हैं, जो टर्म्स है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो बचता है हमारे पास ये वाली जो टर्म बचती है, इसमें हम ए आर की वैल्यू पुट कर देंगे प्लस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, ए थीटा की और ए फाई की वैल्यू पुट कर देंगे। वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे 3 टर्म मान ली। फर्स्ट टर्म ये है, इस फर्स्ट टर्म को सोल्व करेंगे, ये फर्स्ट टर्म बोल दिया। ये वाली जो है इसको हमने सेकंड टर्म बोल दिया और ये वाली जो है इसको हमने बोल दिया थर्ड टर्म। 1 बाय 1 हम तीनों टर्म को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म को सोल्व कैसे किया जाएगा, ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है इसको करली बाय करली आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सेकंड टर्म को हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, करली बाय करली थीटा, और जो थर्ड टर्म है उसको हम करली बाय करली टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आएंगे उन सब वैल्यू को हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म का जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे पुट किया जाएगा, सेकंड टर्म का रिजल्ट यहाँ पे पुट कर देंगे और थर्ड टर्म का रिजल्ट इसके आगे माइनस में इसके आगे पुट कर देंगे। तो अब हम फर्स्ट टर्म को सोल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म को सोल्व करने के लिए हमने फर्स्ट टर्म को यहाँ पे लिख लिया, एक सेकेंड, फर्स्ट टर्म को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये पहले इस पार्ट को सोल्व करते हैं और फिर इस पार्ट को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम u इंटू वी मेथड लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन हमने मान लिया यहाँ पे p और सेकंड फंक्शन मान लिया यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन माना p और सेकंड फंक्शन मान लिया 1 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे u इंटू वी मेथड लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखते हैं p कोस थीटा, यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि थीटा कोस थीटा यहाँ पे आर का फंक्शन नहीं है। p कॉस थीटा यहाँ पे हमने एज इट इज लिखा। अब 1 बाय आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 बाय आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आर को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो लिखेंगे आर माइनस स्क्वायर और इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 आगे आ जाएगा और इस पावर में से एक माइनस हो जाएगा 2 - 1, तो ये आ जाएगा 2 - 2 आर की पावर -3 और -3 को अगर वापस नीचे लेके आऊँगा तो 2 1/3 आ जाएगा, -2 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा जो p cos थीटा है वो हमने यहाँ पे एज इट इज लिखा और जब 1 बाय आर स्क्वायर का करूँगा तो नीचे हमें मिलेगा r³ और आगे मिल जाएगा -2। ठीक है, उसके बाद प्लस, अब हमने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा था, p को एज इट इज रखा था, 1 बाय आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया था। अब cos थीटा आर स्क्वायर एज इट इज p का डिफरेंशिएशन करेंगे r के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा करली बाय करली r और ये p। ठीक है, फर्स्ट टर्म को सोल्व कर लिया हमने यहाँ पे। अब ये जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म को सोल्व करते हैं। सेकंड टर्म में भी सेम हम एज इट इज यूज करेंगे। p डॉट फर्स्ट फंक्शन है और 1 बाय आर स्क्वायर सेकंड फंक्शन है। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, इसको जब सोल्व करेंगे तो p डॉट स्टार्टिंग में एज इट इज रखा, साथ में cos थीटा, और जब आर स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर का करेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, और c साथ में एज इट इज प्लस, अब 1 बाय आर को एज इट इज रखते हैं, p डॉट का करते हैं तो बाकी की सब टर्म सेम एज इट इज रहेंगी। cos थीटा बाय आर सी सेम एज इट इज रहेगा। p डॉट का डिफरेंशिएट करेंगे, करली बाय करली p डॉट बाय करली r। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को हमने यहाँ पे सोल्व कर लिया। जो फर्स्ट टर्म को सोल्व किया है, ये वाली जो फर्स्ट टर्म सोल्व की है, इसका रिजल्ट ये आता है। ठीक है, और इस रिजल्ट को पुट करेंगे हम यहाँ पे, जो फर्स्ट टर्म है इसकी जगह पे पुट कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म का जो रिजल्ट है वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। आगे इसको सोल्व करके यहाँ तक हमने फर्स्ट टर्म का रिजल्ट पुट किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक।
ठीक है। अब सेकंड टर्म को सोल्व करते हैं। सेकंड टर्म है ये वाली हमारे पास। अब सेकंड टर्म को हम डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। करली बाई करली थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे पी है वो थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता, पी कांस्टेंट हो जाएगा। आर भी यहाँ पे थीटा का फंक्शन नहीं है, तो ये दोनों टर्म कांस्टेंट हो जाएंगी। कोस थीटा का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पी डॉट है, ठीक है, ये भी थीटा का फंक्शन नहीं है और आर सी भी थीटा का फंक्शन नहीं है, तो ये सब टर्म कांस्टेंट रहेगी। कोस थीटा का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा हमें माइनस साइन थीटा। तो हमने नेक्स्ट उसमें सेकंड पार्ट को यहाँ पे सोल्व करके लिख दिया। यहाँ पे कोस थीटा था, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन किया थीटा के रिस्पेक्ट में, तो साइन थीटा आ जाएगा। माइनस का साइन हमने आगे लगा दिया और सेम एज इट इज यहाँ पे भी, ठीक है। और यहाँ पे एक बाहर जो 1/r है, इस 1/r को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने यही करके यहाँ पे लिख दिया, आर क्यूब कर दिया और आर स्क्वायर कर दिया। अब जो थर्ड टर्म रहती है, थर्ड टर्म है हमारे पास ये वाली जो थर्ड टर्म रहती है, ये पार्ट हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। अब इसका इसको डिफरेंशिएट करेंगे करली बाई करली टी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे भी हम कोस थीटा और आर को कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि कोस थीटा टी का फंक्शन नहीं है और आर भी टी का फंक्शन नहीं है। टी का फंक्शन है ओनली ऑन पी डॉट। और यहाँ पे भी साइन थीटा और आर कांस्टेंट रहेगा, तो अगर पी डॉट का डिफरेंशिएशन करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे आ जाएगा पी डबल डॉट, बाकी की सब टर्म एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा टी के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे भी हमें मिल जाएगा पी डबल डॉट, बाकी की सब टर्म एज इट इज रहेंगी। तो माइनस में म्यू नॉट बाई 4 पाई, बाकी की टर्म का डिफरेंशिएशन करके हमने लिख दिया। तो कंप्लीट इक्वेशन आती है हमारे पास ये, ठीक है। ये वाला जो रिजल्ट है वो फर्स्ट पार्ट को सोल्व करके आया है, ये वाला जो रिजल्ट है वो सेकंड पार्ट को, और ये वाला जो रिजल्ट है वो थर्ड पार्ट को सोल्व करके आया है। अब इसमें कुछ वैल्यूज को हम सोल्व कर लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये करली बाई करली पी बाई करली आर है, इस पार्ट को सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये वाली टर्म सोल्व करते हैं और उसके बाद ये वाली जो टर्म है इसको सोल्व करेंगे और इस टर्म को भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले करली बाई करली पी आर को हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो करली बाई करली पी आर को इसको हमने करली टी से मल्टीप्लाई करवाया और करली टी से डिवाइड करवा दिया। आगे ये टर्म एज इट इज। अब ये वाली जो टर्म है इसको हम अलग से लिख लेते हैं। इस टर्म को जब अलग से लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये है हमें मिल जाएगा करली टी बाई करली आर, और ये मिल जाएगा करली बाई करली टी और पी, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में जब पी का डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा पी डॉट, और ये वाली जो टर्म है इसको हम पुट कर देंगे 1/c माइनस में, ठीक है। 1/c पुट कर देंगे। और तो इसकी जगह हम कंप्लीट क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं p/c, p डॉट बाई सी, और ये भी माइनस में। और उसके बाद ये जो टर्म है यहाँ पे म्यू नोट की जगह हम कुछ ना कुछ पुट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास 1/c एक्चुअली जो रिजल्ट होता है, सी की वैल्यू क्या होती है 1/ε0 म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट अंडर द रूट होती है। यहाँ से अगर हम सी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो सी स्क्वायर की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। अब म्यू नॉट की वैल्यू अगर हम निकालें तो एप्सिलॉन नॉट को इस तरफ लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो म्यू नॉट है उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, ये वाली टर्म पुट कर देंगे, और करली बाई करली पी आर की जगह हम पी डॉट बाय सी पुट कर देंगे। और यहाँ पे पी डॉट का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे इस टर्म की जगह हम पुट करेंगे, पहले भी सोल्व किया है, इस टर्म की जगह हम पुट कर देंगे पी डबल डॉट बाय सी, और ये माइनस में। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही कर रखा, बाकी की सब इक्वेशन सेम एज इट इज रहेंगे, उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं रहेगा। ये यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा। करली पी बाई करली आर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, पी डॉट बाय सी पुट कर देंगे, वो भी माइनस में। ये वाली टर्म सेम एज इट इज रहेगी, कोस थीटा बाय, ये भी सेम, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे पी डबल डॉट बाय सी, और ये टर्म एज इट इज रहेगी। यहाँ पे म्यू नोट की जगह क्या पुट करेंगे, म्यू नोट की जगह पुट करेंगे 1/c स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, बाकी की सब टर्म एज इट इज रहेगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे यही करके लिख दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस आएगा, ये नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो माइनस इसकी मल्टीप्लाई अंदर करवा देंगे, और अंदर मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम p के कोफिशिएंट अलग लिख लेंगे, p डॉट के कोफिशिएंट अलग लिखेंगे, और p डबल डॉट के कोफिशिएंट अलग लिखेंगे। जैसे ही माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये टर्म प्लस की, ये टर्म प्लस की, और ये टर्म प्लस की हो जाएगी। अब ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, ठीक है। p कोस थीटा बाई आर स्क्वायर सी, p डॉट कोस थीटा आर स्क्वायर बाई सी। तो इन दोनों का अगर ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 2p कोस थीटा आर स्क्वायर बाई सी, ठीक है। और यहाँ से अब हम p डॉट के कोफिशिएंट कलेक्ट करते हैं, सॉरी ओनली p के कोफिशिएंट कलेक्ट करते हैं पहले। तो एक p का कोफिशिएंट ये है हमारे पास, यहाँ पे ओनली p है, और दूसरा जो p का कोफिशिएंट है, एक p का कोफिशिएंट ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो एक p का कोफिशिएंट ये और दूसरा कोफिशिएंट ये, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। उसके बाद जो p डबल डॉट है,
सॉरी पी का हो गया, पी के बाद पी डॉट का कोफिशिएंट लिखेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2p cos थीटा बाय आर स्क्वेयर सी स्क्वेयर। एक पी डॉट का कोफिशिएंट ये हो जाएगा हमारे पास, और दूसरा पी डॉट का कोफिशिएंट कहाँ है, ये रहा, दूसरा पी डॉट का कोफिशिएंट ये रहा। इन दोनों कोफिशिएंट को हम अलग से लिख लेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं डबल पी डबल डॉट के कोफिशिएंट की, तो ये वाली टर्म पी कोस थीटा आर सी, और यहाँ पे सी स्क्वेयर बाहर है, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे सी स्क्वेयर हो जाएगा और यहाँ पे भी सी स्क्वेयर हो जाएगा, ये हमने यहाँ से हटा दिया। अब ये वाली टर्म माइनस में है हमारे पास और ये वाली टर्म अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये टर्म बच जाएगी, वो पी डबल डॉट के लिए हम लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही लिखा है, एक सेकेंड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज 2p cos थीटा आर क्यूब। यहाँ पे जो p वाली टर्म है वो हम एक साथ लिख रहे हैं और p वाली एक टर्म ये है, तो दूसरे वाली टर्म हमने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वाली टर्म किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, और ये वाली टर्म किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो ये प्लस की और ये माइनस की, ये कैंसिल हो जाएगी। तो पी डॉट की टर्म हमने एक साथ लिखी, उसके बाद पी डबल डॉट की, सॉरी ये तो पी की लिखी थी, और पी डॉट की लिखेंगे तो पी डॉट की एक तो हमें ये मिल गई यहाँ पे पी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर बाई सी, ये हमने यहाँ पे लिखी, और दूसरी पी डॉट की जो टर्म है वो यहाँ से मिल जाएगी, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, प्लस अब ये वाली टर्म इससे कैंसिल होगी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी डबल डॉट साइन थीटा आर सी स्क्वायर बाई एन थीटा, ये वाली टर्म हमने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो p के कोफिशिएंट थे उनको अलग लिखा, p डॉट के कोफिशिएंट को एक साथ लिख लिया, और p डबल डॉट के कोफिशिएंट है उनको हमने यहाँ पे एक साथ लिख लिया। तो ये हमने यहाँ पे निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया कि कोई भी एक डाइपोल जब ऑक्सीलेट करता है तो उसका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 3 पार्ट से मिलके बना है, एक पी डॉट और एक पी डबल डॉट से ये मिलके बना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको ई के इक्वल लिखेंगे और इसको लिखेंगे ई स्टैटिक्स, ठीक है। और ये जो सेकेंड पार्ट है, ये वाला जो सेकेंड पार्ट है इसको हम ई के इक्वल में लिखेंगे और उसको लिखेंगे ई इंडक्शन, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लिखेंगे ई रेडिएशन, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 करके यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले ये पार्ट लिखता हूँ, ई इक्वल टू ई रेडिएशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डबल डॉट साइन थीटा पाई सी स्क्वेयर आर और एन थीटा, ठीक है। ये ई रेडिएशन है। उसके बाद जो सेकंड लिखते हैं, सेकंड ये लिखते हैं, सेकंड इसको बोलेंगे ई इंडक्शन, ठीक है। ये इंडक्शन के कारण प्रोड्यूस हुआ पार्ट है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डॉट cos थीटा बाई आर स्क्वेयर सी इंटू एन आर प्लस पी डॉट साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर बाई सी। सेम एज इट इज जो फर्स्ट पार्ट है वो ई स्टैटिक्स लिख के हम ये फर्स्ट पार्ट इसके इक्वल लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल लिया है। उसके बाद जो फाइनल पार्ट रहता है पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में भी पढ़ते हैं हम अगले सेक्शन के अंदर। उसके बाद बात करते हैं हम लास्ट पार्ट के। लास्ट पार्ट है हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर, जिसको हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, और कैपिटल एस से जब हम इसको डिनोट करते हैं तो उसका मतलब होता है उसके ऊपर एरो ऑलरेडी लगा हुआ है, वेक्टर ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहा है वो, ठीक है। तो पॉइंटिंग वेक्टर का मतलब क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में पढ़ने से पहले हमें थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पता होना चाहिए। अब हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। अब एनर्जी की फॉर्म कैसे होती है ये भी हम देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किससे मिलकर बनी होती है, ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी होती है। मीन्स जो उसके अंदर एनर्जी होगी वो ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होगी। और जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट करता हुआ जाएगा। मींस एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट के ऊपर जाएगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर क्या है, एनर्जी। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगी तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एनर्जी का भी कुछ ना कुछ ट्रांसफर होगा। तो पॉइंटिंग वेक्टर में हम यही निकालते हैं, जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसको हम पॉइंटिंग वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर पॉइंटिंग वेक्टर की हेल्प से एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल में इसका कैसे यूज होगा, जब कोई भी डाइपोल ऑक्सीलेट करेगा तो वो रेडिएशन को इमिट करेगा और वो रेडिएशन होगी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगी तो एनर्जी का कितना फ्लो होगा, ये वाली चीज हमें यहाँ पे निकालनी है। तो द एनर्जी फ्लो टेक प्लेस ड्यू टू रेडिएशन फील्ड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एनर्जी का कितना फ्लो होगा ये बात हमें निकालनी है। जो पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला होता है वो होता है S इक्वल टू E क्रॉस H। E है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और H है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब यहाँ पे हम H की वैल्यू का यूज करेंगे। H की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू होती है हमारे पास म्यू नॉट H। अगर मैं H की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, B म्यू नॉट, और H की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं E क्रॉस B म्यू नॉट,
ठीक है। अब हमें देखना है कि एनर्जी कितना रेडिएट हुई, तो यहाँ पे एनर्जी ई रेडिएशन लेके चलेंगे, बी रेडिएशन लेके चलेंगे, और जो ई की वैल्यू है, ई की वैल्यू हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के अंदर निकाल चुके हैं, और बी की वैल्यू भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले मैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर। तो ये वाली वैल्यू ई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। एक सेकंड में इसको लिख देता हूँ, एस इक्वल टू क्या है, ई क्रॉस बी म्यू नॉट। ठीक है, ई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाएगी, बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाएगी, और फिर उनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डबल डॉट साइन थीटा बाय सी स्क्वेयर आर क्रॉस में म्यू नॉट बाय 4 पाई पी डबल डॉट साइन थीटा बाय आर सी। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है हमें एक दूसरे के साथ। मल्टीप्लीकेशन करने से पहले यहाँ पे ये म्यू नोट और आएगा, इस म्यू नोट से म्यू नोट कैंसिल। आप इनकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सबसे पहले 1/4 की 1/4 के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ये हमें यहाँ पे मिलेगा एक सेकेंड 1/16। पाई की पाई के साथ करेंगे तो पाई स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं है तो ओनली यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। अब ऊपर वाली टर्म की करते हैं, पी डबल डॉट की पी डबल डॉट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा पी डबल डॉट का स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा की साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये स्क्वायर यहाँ आएगा, और कुछ रहता है हमारे पास, ये आर है, यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे आर है, आर स्क्वायर के आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सेकेंड नहीं, यहाँ पे ओनली आर आएगा, यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे भी आर है। जब आर आर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे सी स्क्वायर और यहाँ पे सी है तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें सी क्यूब। तो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें मिलेगा उसको हम आगे साफ साफ लिख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। अब इसको ज़्यादा कुछ सोल्व नहीं करना है, ये वाली टर्म हम यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे इक्वल टू एच चल रहा है हमारे पास। और इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को लिख सकते हैं, यहाँ पे थीटा है, आर थीटा और फाई होता है हमारे पास, आर थीटा और फाई हमने मल्टीप्लाई किया है थीटा और फाई का, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे ये वाली टर्म एज इट इज लिखेंगे, एस इक्वल टू पी डबल डॉट का स्क्वायर और साइन थीटा बाय 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट सी की पावर क्यूब आर स्क्वायर, और इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा एन आर। इतना आप इसको एग्जाम में अगर सोल्व करके आओगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को मिला के अगर आप ये कंप्लीट लिख देते हैं तो एग्जाम में डेफिनेटली आपको 16 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको इसका एवरेज निकालना है तो अगर आप चाहो तो इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो। हम यहाँ पे जो पी डबल डॉट है, पी डबल डॉट की जगह या फिर पी डॉट की जगह एक सेकेंड, पी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, पी की जगह हम पुट करते हैं पी नॉट कॉस ओमेगा आर सॉरी टी माइनस आर बाई सी, ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं और इसको फर्दर भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, पर हम इतना ही एग्जाम में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसका एवरेज निकालना चाहें तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे और यहाँ की हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एवरेज हमें मिल जाएगी। तो ये था हमारे पास ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल से कितना रेडिएशन इमिट होती है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, और बाद में उस रेडिएशन को कैलकुलेट किया। रेडिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमने कुछ पैरामीटर्स के बारे में स्टडी किया था। जो सबसे फर्स्ट पैरामीटर था वो वेक्टर पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, उसके बाद स्केलर पोटेंशियल, फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और जो फिफ्थ था वो पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया। थैंक यू।